आज की इस क्लास में रस के बारे में हम पढ़ेंगे। रस की परिभाषा पढ़ेंगे कि रस किसे कहते हैं, रस के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं रस से जुड़े कुछ प्रश्न। तो अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करूंगी, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि अच्छे से आप इसको समझ पाए। तो परिभाषा पढ़ने से पहले हम रस का परिचय पढ़ेंगे कि रस क्या होता है, रस के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिली है, ये हम सबसे पहले इस परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद परिभाषा को हम समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पॉइंट के रूप में मैंने लिखा है रस क्या होता है। तो रस की आत्मा काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। क्या है जो रस है, ये क्या होता है, आत्मा माना गया है। किसकी आत्मा माना गया है, काव्य की। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस को कहा जाता है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा है रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। अगर रस के शाब्दिक अर्थ को अगर हम समझेंगे तो क्या होता है, आनंद होता है। रस क्या है, एक तरह का आनंद होता है। आगे है काव्य में रस का अर्थ आनंद स्वीकार किया गया है, यानी कि काव्य की जो आत्मा है वो क्या है, रस है। फिर इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ अगर हम मानेंगे तो क्या है, आनंद है। और काव्य में भी रस का अर्थ क्या स्वीकार किया गया है, आनंद स्वीकार किया गया है। आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है काव्य को पढ़ने या सुनने लिखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अगर हम काव्य को पढ़ेंगे या लिखेंगे या फिर सुनेंगे तो उस समय हमें क्या होगा, आनंद की अनुभूति होगी। अगर किसी नाटक को हम देखते हैं, अगर किसी कॉमेडी को हम देखेंगे, टीवी या मोबाइल में किसी कॉमेडी को अगर हम देखेंगे तो हमें कितना आनंद मिलता है, कितनी खुशी होती है हमें उसे देखकर। एकदम आनंद सा महसूस हमें होता है। यानी कि अगर हम कोई कॉमेडी देखते हैं तो हम बोलते हैं कि इस कॉमेडी को हमने देखा तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, यानी कि बहुत ज़्यादा आनंद हमें मिला। तो हम यहाँ पे मज़ा आना नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आनंद लिखा गया है। कि अगर किसी काव्य को हम पढ़ेंगे, अगर किसी कहानी को पढ़ेंगे, अगर हमें वो अच्छी लगेगी, अगर हमें हंसने वाली कहानी लिखी है तो उससे हमें जो हंसी आएगी, हमें जो आनंद हमें प्राप्त होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, आनंद कहेंगे। तो पढ़ने से, सुनने से और लिखने से, और साथ में अगर हम देखेंगे उससे भी हमें क्या होगा, आनंद की अनुभूति होगी। यानी कि हमें महसूस होगा कि हमें अच्छा लग रहा है, हमें ये महसूस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रस कहेंगे। अगला पॉइंट समझते हैं। रस का अर्थ स्रा धातु से माना गया है। रस का अर्थ किस धातु से माना गया है, स्रा धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता उसी को रस कहा जाता है। क्या है हमारा चौथा पॉइंट कि रस का अर्थ किससे माना गया है, स्रा धातु से माना गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जो बहता है। जो बहता है तो जो आनंद है वो क्या है, हमारे हृदय में एक भाव के रूप में बहता रहता है, उसी को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो ये पॉइंट हमारे लिए जरूरी है समझना, क्योंकि इनको अगर हम समझेंगे तभी तो हमें परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी और ज़्यादा आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपके बनेंगे तो वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, पांचवें पॉइंट को पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने रस के बारे में बताया। अब देखिए रस के बारे में किसने हमें सबसे पहले बताया, तो सर्वप्रथम भरत मुनि ने हमें रस के बारे में बताया है। ये आपका पांचवा पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला है रस के बारे में सबसे पहले जानकारी आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिली। यानी कि रस के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ से मिली थी, आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिली थी। तो ये आपका यहाँ पे एक सही विकल्प या रिक्त स्थान बन सकता है। तो आपको इन पॉइंटों को अच्छे से समझना है ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ इनको, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेन पॉइंट सबसे पहले समझाया है।
अब 7वां है आपका भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के रस होते हैं। जो रस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? भरत मुनि के अनुसार तो 8 प्रकार के रस होते हैं। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। अब देखिए जो भरत मुनि है इन्होंने 8 प्रकार के रस माने और जो हमारा शांत रस है इसे इन्होंने क्या कहा है कि ये रस नहीं है। तो इस तरह से ये आपके 7 पॉइंट हुए हैं। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, पूरे समझना है आपको अच्छे से। तो ये यहाँ से काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है और काव्य में रस का अर्थ आनंद स्वीकार किया गया है। तीसरा है काव्य को पढ़ने या सुनने लिखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। चौथा पॉइंट है रस का अर्थ स्रा धातु से माना गया है जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसी को क्या कहा गया है? रस कहा गया है। पांचवा है सर्वप्रथम भरत मुनि ने रस के बारे में बताया है। किसने बताया है? सर्वप्रथम भरत मुनि ने रस के बारे में बताया है। छठा पॉइंट क्या है कि रस के बारे में सबसे पहले जानकारी आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिली। सातवां है भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के रस होते हैं और इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। तो ये 7 पॉइंट हैं। आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगी ताकि आप अच्छे से नोट करें इनको। उससे पहले कुछ पॉइंट और हैं उनको भी समझ लेते हैं, इसके बाद हमारी परिभाषा को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका 8वां है, हिंदी में रसों की संख्या 9 है। हमारा 8वां पॉइंट क्या है कि हिंदी में रसों की संख्या 9 है। अगला है हिंदी में 9 रसों को 9 रस के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि हिंदी में जो 9 रस हैं उनको क्या बोला जाता है? 9 रस के नाम से भी उनको जाना जाता है। 10वां है वात्सल्य रस, 10वां रस है। जो वात्सल्य रस है वो कौन सा रस है? हमारा 10वां रस है। 11वां है वात्सल्य रस के जनक सूरदास जी हैं, जिन्होंने वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। जो वात्सल्य रस है इसके जनक किसे माना गया है? यानी कि जो एक तरह से पिता होते हैं, जनक का अर्थ किसे माना गया है? सूरदास जी को माना गया है और जिन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। 12 पॉइंट है सूरदास जी ने रसों की संख्या 10 बताई है। जो सूरदास जी थे उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई? 10 बताई। जो भरत मुनि थे उन्होंने कितनी बताई है? 8 बताई है। और जो 9वां रस था शांत रस उसे इन्होंने क्या कहा है कि ये रस नहीं है। और जो हमारे सूरदास जी हैं इन्होंने क्या बताया है कि रसों की संख्या कितनी है? 10 बताई है इन्होंने। तो इस तरह से ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है समझना, तो आपको अच्छे से इनको ध्यान से समझ लेना है। 13वां है भक्ति रस, 11वां रस है। जो अगला रस हमारा कौन सा आया? भक्ति रस भी आया। तो जो भक्ति रस है वो कौन सा रस बताया गया है हमें कि ये 11वां रस है। इसी तरह से 14 पॉइंट है आपका भक्ति रस के जन्मदाता कवि विद्यापति को माना गया है। अब देखिए जो हमारा 11वां रस है वो कौन सा रस है? भक्ति रस है। तो इनका इस रस की जो उत्पत्ति की, जिन्होंने इस रस की रचना की है उनका नाम क्या है? कवि विद्यापति है। इनका नाम क्या है? कवि विद्यापति। इन्होंने ही क्या है? भक्ति रस को जन्म दिया है, यानी कि जन्मदाता कहा गया है इनको। 15वां है रस के 4 अंग होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं रस के। कौन कौन से? पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है हमारा स्थायी भाव। अगला है स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है। जो हमारे स्थायी भाव है इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपके जो मैंने आपको समझाए हैं। रस का परिचय है, एक तरह से परिचय हमने पढ़ा है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले पहले इनका, इसके बाद हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, या फिर आप पहले परिभाषा भी पढ़ लीजिए, इसके बाद आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हमारे 16 हो गए थे, ये हमारा 17वां है। यहाँ से सभी का आप बाद में स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये 17वां है। कुल स्थायी भाव 11 हैं और भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर
प्रेम या ईश्वर विषयक है। कुल स्थायी भाव कितने हैं? 11 है। और भक्ति रस है वो क्या है? स्थायी भाव, स्थायी है, ईश्वर प्रेम या ईश्वर विषयक है। अगला है संचारी भाव 33 माने गए हैं। जो संचारी भाव हैं वो कितने माने गए हैं? 33 माने गए हैं। और ये हमारी इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे, संचारी भाव को अभिचारी भाव भी कहते हैं। जो संचारी भाव है इसे कौन सा भाव भी कहते हैं? वह भिचारी भाव भी कहते हैं। और अंतिम है हमारा महाकवि देव ने 34वां संचारी भाव छल माना गया है और लेकिन विद्वानों ने मान्य नहीं किया है। महाकवि देव ने 34वां संचारी भाव यानी कि 34वां जो संचारी भाव है उसे छल माना गया है, लेकिन विद्वानों ने मान्य नहीं किया है इसे। तो ये यहाँ से आपके 19 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब बिना किसी तैयारी के हमारी परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि रस की परिभाषा क्या है। तो ये यहाँ से है रस की परिभाषा, इस तरह से है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कि देखिए, किसी काव्य को हम पढ़ेंगे, किसी कहानी को पढ़ेंगे, किसी कविता को पढ़ेंगे, या फिर टीवी या मोबाइल में हम कभी किसी भी कॉमेडी को देखेंगे या कोई सीरियल चल रहा है, टीवी सीरियल, उसको हम देखेंगे तो अगर उसमें कॉमेडी जैसा कोई सीन है तो हमें वहाँ पे आनंद मिलेगा, यानी कि हंसी हमें उससे मिलेगी देखने को। कॉमेडी के अगर देखेंगे तो उससे तो हमें हंसी ही आएगी उसको देखेंगे। तो इसी तरह से जो अलग अलग प्रकार के जो दृश्य होते हैं उनको हम पढ़ें, सुने या देखें, इस तरह की जो क्रिया होगी उसको देखने से, हमें सुनने से या पढ़ने से जो हम महसूस करेंगे, अगर हंसने वाली कॉमेडी देखेंगे तो हंसी उत्पन्न होगी, अगर कोई सैड सीन चल रहा है तो उससे हम दुखी होंगे। इस तरह की भावना जो हमारे अंदर उत्पन्न होगी, जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? आनंद कहेंगे। यानी कि आपको समझ में आया होगा, जिस तरह का दृश्य देखेंगे उसी तरह का जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? आनंद की अनुभूति कहते हैं। यानी कि अलग अलग समय पे अलग अलग जो दृश्य हम देखेंगे उसी के अनुसार जो हमें आनंद प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रस कहेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो परिभाषा है वो किस तरह से है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कि अगर हम कॉमेडी देख रहे हैं तो उस समय हमें हंसी आएगी तो हमें उस समय क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? रस कहेंगे। समझ में आई होगी आपको परिभाषा अच्छे से। और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा क्या है? सहृदय के हृदय में स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब उस रस की उत्पत्ति होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। तो परिभाषा समझ में अच्छे से आपको आई होगी कि सहृदय के हृदय में स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की उत्पत्ति होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। मैंने अभी ही आपको समझाया है, जिस तरह से हम जो भी हमारे सामने जो भी क्रियाएं होंगी, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, जिस तरह की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होगी, जो रस हमें प्राप्त होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? जो आनंद मिलेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? रस बोलेंगे। तो मैंने परिभाषा आपको अच्छे से समझाई है, समझ में आपको आई होगी। तो यहाँ से परिभाषा का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े हैं रस के बारे में, उनका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। तो ये यहाँ से आपका चौथा पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप पहले 3 पॉइंट का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, और ये यहाँ से आपका चौथा है, छठे तक आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, और ये यहाँ से आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब हम बढ़े अगले पॉइंट की ओर। तो ये आपका यहाँ से 8वां है। तो आपको रस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से रस का परिचय यहाँ पे आपको देखने को मिला है। साथ में आपकी जो मैंने परिभाषा बताई है आप भी समझ गए होंगे इतना तो, कि
जिस तरह के दृश्य को हम देखेंगे, अलग अलग दृश्य को देखेंगे तो अलग अलग तरह की ही हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है, जो भाव जागृत होता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, रस बोलेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से करिए, एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम रस से संबंधित कुछ और परिभाषाएं पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। रस के अंगों के बारे में भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो जब तक आप इसे ही कंप्लीट करें।